नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारा यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज की जो दूसरी क्लास है, इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आज की क्लास से प्रॉपर सिलेबस शुरू होगा। और प्रॉपर सिलेबस की शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं आज, वो यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसी से शुरुआत कर रहे हैं। और इस सिलेबस के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है, वो सिलेबस जो है कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से क्वेश्चनर वहां से आते हैं, ये सारे जो है चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। तो ये क्लास जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है, वहां से आप लोग जो है इसको इसके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो आपका जो सिलेबस है किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में हम आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन स्टडीज का सिलेबस है। यूजीसी नेट के लिए हमारा ये अलग टेलीग्राम ग्रुप है, इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये दूसरा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। इस पे जो कोर्सेज चल रहे हैं, वो कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जो हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हम यूनिट वाइज सिलेबस जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, और विथ प्रैक्टिस। ठीक है, विथ प्रैक्टिस। और इसके बाद जो भी यहाँ पे करंट अफेयर रहेंगे, ये सभी करंट अफेयर्स जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इसी क्लास के साथ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज मतलब देखकर अचंभित नहीं होइएगा कि सिलेबस कितना है, किस तरीके से है। हमने डिवाइडेशन कर रखा है कि किस तरीके से हम सिलेबस खत्म करेंगे इस महीने में। अभी आज जो तारीख है, ये तारीख है आज 25 अगस्त। ठीक है, आज 25 तारीख है। और 25 तारीख को हम लोग अभी इसमें जो 30-31 तारीख तक जो है हम लोग पहली यूनिट खत्म करेंगे। अगले महीने में हम लोग प्रयास करेंगे 4 यूनिट खत्म हो, 4 से 5 यूनिट अगले जो है मतलब कम से कम 4 से 5 यूनिट अगले महीने में खत्म हो, सितंबर में। फिर इसी तरीके से जो 4 से 3 यूनिट के आसपास हम अक्टूबर में, 1 यूनिट नवंबर में खत्म करने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ अक्टूबर से आपको करंट अफेयर मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़िए और एंजॉय करिए। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनर है, वो भी हम सॉल्व कराएंगे। और उसके साथ साथ एक दो चीजें आपको हम और बता दें कि जो हमारा यहाँ सिलेबस है, जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सिलेबस हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट मतलब जो सीरीज है, वो भी कंटिन्यू होने वाली है जस्ट अगले महीने से। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिलेबस की हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और अन्य जो इष्ट मित्र हैं आपके, उन तक इसको पहुंचाते रहें। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं प्रॉपर सिलेबस पे। सिलेबस जो आज का हमारा है, हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। और यूनिट 1 का सिलेबस जो है, ये इस तरीके से यहाँ पे जो लिखा गया है। आज की क्लास में हम जो है यहाँ पे इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट है, हम इसको आज की क्लास में देखेंगे। फिर उसके साथ जो और भी सिलेबस है, वो आगे की क्लासेस में हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन स्टडीज का जो इतिहास है, वो कैसा रहा है, किस तरीके से रहा है, उसको हम देखेंगे। तो पॉपुलेशन स्टडीज इज एन indisciplinary field that developed gradually from the study of population size, birth, death, migration and population characteristics। तो यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन एक अंतर विषयक क्षेत्र है, जिसका विकास जो है जनसंख्या के आकार, जन्म, मृत्यु, प्रवासन, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं के अध्ययन से क्रमशः हुआ है। ठीक है, एंशियंट पीरियड में क्या है कि एंशियंट काल में अगर देखेंगे, प्राचीन काल में इसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से इसमें घटनाएं होती थी। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हैव वेरी एंशियंट रूट्स
ancient civilizations such as India, China, Egypt, Greece, Rome maintained information related to population, taxation, military strength, birth and death. तो जनसंख्या के अध्ययन की जड़ें जो है बहुत प्राचीन है। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम जैसे प्राचीन सभ्यताओं में जनसंख्या, कराधान, सैन्य शक्ति, जन्म और मृत्यु से संबंधित सूचना एकत्र यहाँ पे की जाती थी इस सब्जेक्ट के माध्यम से। ठीक है। फिर इन एंशियंट इंडिया पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाज इनडायरेक्टली अवेलेबल थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, विलेज रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे प्राचीन भारत में जो प्रशासनिक अभिलेख हैं, भू राजस्व व्यवस्था है, ग्राम अभिलेखों तथा सामाजिक विवरणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या संबंधी जो है जानकारी उपलब्ध होती थी। ठीक है। एंशियंट इंडिया में क्या होता था, किस तरीके से जो है मतलब भारत में जो प्राचीन काल का जो भारत था उसमें कैसे इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड इन एंशियंट इंडिया प्राइमरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन, मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू पर्पज। प्राचीन भारत में जनसंख्या संबंधी सूचना मुख्यतः प्रशासन, कराधान, सैन्य व्यवस्था तथा भूमि राजस्व के उद्देश्य से एकत्र की जाती थी। एंशियंट इंडिया टेक्स्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउस होल्ड, विलेज, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्सेशन एंड सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में परिवारों, ग्रामों, व्यवसायों, कृषि भूमि, कराधान तथा सामाजिक संगठनों से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। और फिर यहाँ पे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, मतलब चाणक्य का जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें कंटेन्स एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनसंख्या, व्यवसाय, कृषि, कराधान, प्रवास और आर्थिक गतिविधि संबंधी व्यापक प्रशासनिक जानकारी जो है यहाँ पे मिलती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हुआ करता था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाउएवर दीज अर्ली रिकॉर्ड्स वर नॉट पॉपुलेशन स्टडीज इन मॉडर्न स्टैटिस्टिकल सेंस। तो हालांकि ये जो प्रारंभिक अभिलेख हैं ये आधुनिक सांख्यिकी अर्थ में जनसंख्या अध्ययन नहीं थे। मतलब इनका मेन पर्पस जनसंख्या का अध्ययन नहीं करना नहीं था। इनका मेन जो पर्पस था वो जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो राज्य है, जो भी एक राजवंश चल रहा है, उस राजवंश को किस तरीके से मैनेज करना है, उसको कैसे संचालित करना है, उसका जो है काम हुआ करता था। आज के समय में भी देखेंगे तो भारत सरकार समय समय पर जो जनगणना कराती है या अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड है, जैसे बजट वगैरह में देखेंगे तो रेवेन्यू के रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं हर साल जनता के सामने। फिर कितना खाद्यान्न है, कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, जैसे भी चीनी का रेट बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि हमारे पास जो उपलब्धता है वो चीनी की कम हो रही है। ठीक है। वो अपने बजट से उसको देखेंगे, मिलान करेंगे, जब इंपोर्ट करेंगे चीनी की उपलब्धता मार्केट में बढ़ेगी और उसके बाद जो है रेट अपने से कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन संबंधी जो कामकाज हैं उनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स या पॉपुलेशन स्टडीज जरूरी होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे एंशियंट चाइना में। चाइना में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी उस समय, प्राचीन जो चाइना था। तो एंशियंट चाइनीज गवर्नमेंट कंडक्ट पॉपुलेशन इनुमरेशन मेनली फॉर टैक्सेशन, मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। प्राचीन चीनी सरकारें जो थी मुख्यतः कराधान, सैन्य भर्ती और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए जनसंख्या की गणना करती थी। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन रजिस्टर्स वर मेंटेन्ड इन डिफरेंट पीरियड्स मेकिंग चाइना वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन विद ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स। तो विभिन्न कालों में जनसंख्या रजिस्टर बनाए जाते थे जिससे चीन व्यवस्थित जनसंख्या अभिलेख रखने वाली प्रारंभिक सभ्यताओं में शामिल हुआ। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं एंशियंट रोम सिविलाइजेशन या रोमन जो सिविलाइजेशन थी उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं थी। तो यहाँ पे जो रोमन सिविलाइजेशन थी इसमें था कि द रोमन एम्पायर कंडक्ट सेंसस फॉर टैक्सेशन, मिलिट्री सर्विसेज एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रोमन साम्राज्य में कराधान, सैन्य सेवा तथा राजनीतिक प्रशासन के लिए जनगणनाएं आयोजित की जाती थी। फिर द रोमन सेंसस वाज देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट
अर्ली एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक पॉपुलेशन इनुमरेशन। रोमन जनगणना जो थी व्यवस्थित जनसंख्या की गणना का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उदाहरण मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये रोमन जो जनगणना थी, क्योंकि इनका जो तरीका था मैथमेटिकल तरीका था, और इन्होंने इस तरीके से जनगणना की जो है मतलब यहाँ पे जानकारी इकट्ठा की, तो उसको जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है व्यवस्थित जनगणना का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 16 एंड 17 सेंचुरीज में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या हुआ। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बिगिन टू इमर्ज इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। जॉन ग्रांट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डेमोग्राफी। यूरोप में 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन विकसित होना शुरू हुआ। जॉन ग्रांट को आधुनिक जननांकी के प्रमुख संस्थापकों में माना जाता है। तो जो जॉन ग्रांट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जॉन ग्रांट ये कौन है, तो ये जो है आधुनिक जो पॉपुलेशन है या एक तरीके से जो डेमोग्राफी है, जिसको पॉपुलेशन स्टडीज है, उसके फाउंडिंग या फाउंडर कहे जाते हैं, या एक तरीके से फादर कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जो या डेमोग्राफी किसको कहा जाता है, जॉन ग्रांट को कहा जाता है। फिर जॉन ग्रांट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डेमोग्राफी। जॉन ग्रांट को आधुनिक जननांकी का के संस्थापकों में व्यापक रूप से माना जाता है। इन 1662 1662 में he publishes his famous work Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality। ठीक है, 1962 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जो है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी प्रकाशित की, और जिसमें इन्होंने एनालाइज किया था मॉर्टेलिटी किसकी, लंदन की, मतलब लंदन जो शहर है, इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, उस शहर के लिए उस शहर के मॉर्टेलिटी सिस्टम को इन्होंने जो है इस पे अध्ययन किया था। ठीक है, तो मॉर्टेलिटी सिस्टम पे उन्होंने अध्ययन किया, फिर उसी पर अपना रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की। तो उसी को जो है यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पे नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है, मॉडर्न जो डेमोग्राफी है उसका फादर कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें विलियम पेटी है। तो विलियम पेटी हैज एन अदर इंपॉर्टेंट फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन एनालिसिस। तो विलियम पेट जो है मात्रात्मक जनसंख्या विश्लेषण के विकास में एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, he developed the concept of political arithmetic which involved applying numerical methods to social, economic and population problems। तो उन्होंने पॉलिटिकल अर्थमेटिक, राजनीतिक अंकगणित जिसको कहा जाता है, कि अवधारणा को विकसित किया, और जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर संख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि विलियम पेट जो थे, या पेटी जो भी पढ़िए आप, विलियम पेटी जो थे, ये यहाँ पे अर्थमेटिक जो था इसका पॉलिटिकल अर्थमेटिक मतलब राजनीतिक जो अंक गणित था, इस पर इन्होंने जो है अवधारणा को या इस पर संख्यात्मक विधियों को इन्होंने विकसित किया कि किस तरीके से हम उसका पॉलिटिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसका पॉलिटिकल यूज करते हैं। तो फिर पेटी emphasize the importance of numerical information for understanding population, labor, wealth and economic condition। पेटी ने जनसंख्या, श्रम, संपत्ति तथा आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए संख्यात्मक सूचना के महत्व पर बल दिया। His work helped establish the quantitative tradition that later became central to demography and population studies। तो यहाँ पे जो उनके कार्य ने उस मात्रात्मक परंपरा को मजबूत किया, जो बाद में जननांकी एवं जनसंख्या अध्ययन में महत्वपूर्ण आधार बनी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 18वीं सेंचुरी में देखेंगे 18वीं शताब्दी में। तो पॉपुलेशन जो है हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, पॉपुलेशन स्टडीज बिकम्स इंक्रीजिंगली मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या अध्ययन जो है अधिक गणितीय एवं सांख्यिकी होता गया। माल्थस जो थे, माल्थस का जो नियम कानून है कैसा है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, अभी इतिहास पे बात कर रहे हैं, माल्थस की थियरी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। माल्थस की थियरी जब हम आएंगे आगे तो उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, माल्थस की थियरी भी हम लोग पढ़ेंगे, जो है मतलब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा इसी यूनिट में हम माल्थस की थियरी
और ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक विचारधारा दो पढ़ेंगे, जिसमें माल्थस की थियरी और अन्य थियरीज जो है पॉपुलेशन से संबंधित, उसको हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माल्थस के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो है occupies a central position in the intellectual history of the population studies। थॉमस रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट माल्थस जनसंख्या अध्ययन के बौद्धिक इतिहास में केंद्रीय स्थान रखते हैं। इन्होंने क्या किया, इन 1798 1798 में he published an essay on the principle of population। उन्होंने 1798 में उन्होंने an essay on the principle of population प्रकाशित की, और जिसमें इन्होंने डिटेल जानकारी दी कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है और संसाधन किस तरीके से बढ़ते हैं। जहां संसाधन ज्यादा होते हैं वहां पॉपुलेशन का विकास जो है ज्यादा होता है। इनकी थियरी कुछ हद तक ठीक थी उनके समय में, लेकिन बाद में चल के इन्होंने जो पॉपुलेशन जो कंट्रासेप्शन का जो मतलब रोकथाम का जो नियम कानून था उसको इग्नोर कर दिया, वैज्ञानिक विकास को इग्नोर कर दिया, इसलिए इनकी थियरी फेल कर गई थी। ठीक है, आज के समय में इनकी थियरी जो है मतलब प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थियरी थी इनके अपने समय की। ठीक है, माल्थस आर्ग्यूड दैट पॉपुलेशन हैज ए टेंडेंसी टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। मतलब इनका मानना था कि पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, वेयर एज फूड प्रोडक्शन टेंड्स टू इंक्रीज अर्थमेटिकली। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जबकि जो खाद्यान्न है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। जैसे 1 मिलियन टन मान लीजिए 1 किलो इस साल उत्पादन हुआ तो अगले साल 2 किलो होगा, फिर 3 किलो होगा, फिर 4 किलो होगा, लेकिन जनसंख्या इस साल 2 है तो अगले साल 4 होगी, फिर 8 हो जाएगी। तो इनका कहना यह था कि जनसंख्या और जो फूड सप्लाई है उसमें जो है काफी डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए जो है पॉपुलेशन एक निश्चित समय के बाद पॉपुलेशन में कोलैप्स की स्थिति आएगी, बीमारी और महामारी फैलेगी और सारी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इनकी जनसंख्या इन्होंने जब अपनी थियरी दी तो उसमें वैज्ञानिक विकास को, क्योंकि 1798 की थियरी है उसमें बहुत वैज्ञानिक विकास हुआ नहीं था, विज्ञान का विकास ज्यादा हुआ नहीं था, मेडिकल साइंस का उतना विकास नहीं हुआ था, और डिफरेंट टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया था उस समय तक। तो इनकी थियरी अपने समय के लिए तो प्रासंगिक थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी थियरी का कोई विशेष मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, आगे है अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिस्ट्रेन्ड बाय डिफरेंट चेक्स। यहाँ पे माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो होती है विभिन्न अवरोधों से नियंत्रित होती है। अब इन्होंने अवरोध के रूप में क्या बताया था, जब इनकी थियरी पढ़ेंगे तो अवरोध की थियरी में इन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन में भयानक महामारी फैलेगी, कोई आपदा आ जाएगी, इस तरीके से पॉपुलेशन खत्म होती है। ठीक है, तो जबकि वो उनके समय में तो था कि हैजा और प्लेग इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां थी, जो कंटेजियस बीमारियां थी, एक दूसरे के जो छूने से फैलती थी, वो बीमारियां फैलती थी, बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे। उनकी थियरी उनके समय तक जो प्रचलित थी, लेकिन जब साइंस का विकास हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी तरीके की दवाएं आई, वैक्सीन आए, तब ये सारी चीजें इनकी थियरी जो है काफी हद तक फेल कर गई। ठीक है, फिर 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में देखते हैं तो ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी पॉपुलेशन सेंसस बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर इन मेनी कंट्रीज। 19वीं शताब्दी के दौरान देशों में जनसंख्या जो है अधिक व्यवस्थित और नियमित हो गई। द डेवलपमेंट ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ, डेथ एंड मैरिज। जो जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण की व्यवस्थाओं के विकास से जन्म, मृत्यु तथा विवाह संबंधी सूचनाएं जो है प्राप्त होने लगी, जिससे हम पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कितनी बढ़ने वाली है, कितनी घटने वाली है, सारे रिकॉर्ड्स रख पाते हैं। फिर एडोल्फ क्वेलेट जो एक स्टैटिस्टिशियन थे, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि 19वीं शताब्दी में कि सिग्निफिकेंटली टू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू स्टडी द ह्यूमन पॉपुलेशन। एडोल्फ क्वेलेट जो थे ने मानव जनसंख्या के अध्ययन में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी देयरफॉर witness the development of modern demographic measurement and statistical population analysis। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिक जनसांख्यिकी मापन तथा जनसंख्या विश्लेषण का विकास हुआ। ठीक है, फिर 20th सेंचुरी में देखते हैं 20th सेंचुरी में क्या होता है। तो ड्यूरिंग 20th सेंचुरी demography developed as specialized academic disciplines।
तो 20वीं शताब्दी के दौरान जनसांख्यिकी एक विशिष्ट शैक्षणिक विषय के रूप में जो है विकसित हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ टेबल, फर्टिलिटी मेजर्स, मोर्टेलिटी एनालिसिस, माइग्रेशन स्टैटिक्स, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड डेमोग्राफिक मॉडल्स ग्रेटली एक्सपेंडेड द फील्ड। यहाँ पे जीवन सारणियों, प्रजनन मापों, मृत्यु विश्लेषणों, प्रवास सांख्यिकी, जनसंख्या प्रक्षेपणों तथा जनसांख्यिकी मॉडलों के विकास से इस क्षेत्र में बहुत जो है इसमें प्रेजेंट टाइम में विस्तार हुआ। पॉपुलेशन स्टडीज इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, मानव शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, लोक स्वास्थ्य एवं सांख्यिकी को तेजी से जो है इसमें शामिल किया गया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे जो इसका देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज इन इंडिया। तो भारत में जो जनसंख्या का विकास है या जनसंख्या अध्ययन का जो विकास है डेमोग्राफी का या पॉपुलेशन स्टडीज का, वो किस तरीके से हुआ। तो इंडिया हैज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिंग पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। भारत में जनसंख्या संबंधी सूचना एकत्र करने की एक दीर्घ परंपरा रही है। ठीक है। द फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस अटेम्प्ट्स वर मेड ड्यूरिंग द colonial period। यहाँ पे जो एंड द फर्स्ट सिंक्रोनस ऑल इंडिया सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। तो औपनिवेशिक काल में व्यवस्थित जनगणना के प्रयास किए गए तथा पहली समकालिक अखिल भारतीय जनगणना 1881 में भारत में जो है मतलब वहां पे कंडक्ट की गई थी। ठीक है। After independence, population studies expanded considerably because the availability of census data, sample registration system, civil registration system, national sample survey and various health and demographic survey। तो स्वतंत्रता के बाद जनगणना, नमूना पंजीकरण प्रणाली, नागरिक पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा विभिन्न स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों की उपलब्धियों के कारण जनसंख्या अध्ययन का व्यापक विस्तार हुआ। इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस played an important role in the development of population research and demographic training in India। यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों ने भारत में जनसंख्या अनुसंधान एवं जनसांख्यिकी प्रशिक्षण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, जनसंख्या अध्ययन की जो परिभाषा है किस तरीके से है। तो पॉपुलेशन स्टडीज सिस्टमेटिक इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चेंजेस एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। तो जनसंख्या अध्ययन मानव जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, परिवर्तनों तथा परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारकों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इट एग्जामाइन्स पॉपुलेशन प्रोसेस सच एज फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यह प्रजननशीलता, मृत्यु दर तथा प्रवास जैसी जनसंख्या प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। फिर पॉपुलेशन स्टडीज की जो हम बात करते हैं आगे, पॉपुलेशन स्टडीज में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। जनसंख्या अध्ययन को मानव जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और तथा इन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हॉसर एंड डकेन, पॉपुलेशन स्टडीज इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साइज, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चेंजेस देयर इन एंड द component of such changes, namely fertility, mortality, territorial movement and social mobility। तो हाउजर एवं डंकन के अनुसार जनसंख्या अध्ययन जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं संरचना,
उनमें होने वाले परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों के घटकों अर्थात प्रजननशीलता, मृत्यु, क्षेत्रीय गतिशीलता एवं सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित है। Thus, population studies has both demographic and interdisciplinary dimensions। अतः जनसंख्या अध्ययन में जनसांख्यिकी तथा अंतर विषयक दोनों आयाम होते हैं। नेचर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, नेचर इसका कैसा है, तो इसका देखते हैं। जनसंख्या अध्ययन की प्रकृति जो है, द नेचर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज रिफर्स टू इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस एंड द वे it studies the human population significantly and systematically. It explains what kind of discipline population studies is and how it differ from other social sciences। तो यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन की प्रकृति से आशय इसकी मूल विशेषताओं, सिद्धांतों, दृष्टिकोणों तथा मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन की पद्धति से है। यह बताती है कि जनसंख्या अध्ययन किस प्रकार का विषय है और यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे भिन्न है। फिर पॉपुलेशन स्टडीज इज द साइंटिफिक इंटरडिसिप्लिनरी क्वांटिटेटिव डायनेमिक एनालिटिकल अप्लाइड पॉलिसी ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड इन नेचर। तो जनसंख्या अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक, अंतर्विषयक, मात्रात्मक, गतिशीलक, विश्लेषणात्मक, अनुप्रयुक्त, नीतिमुखी तथा भविष्योन्मुखी जो है एक प्रकार की साइंस है। फिर इसके बाद इसका साइंटिफिक नेचर देखते हैं। तो पॉपुलेशन स्टडीज इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन बिकॉज इट फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वेरीफाइंग पॉपुलेशन डेटा। यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि यह जो है जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या तथा सत्यापन में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। ठीक है, इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशंस, डेटा कलेक्शंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन रेदर देन पर्सनल ओपिनियन। तो यह व्यक्तिगत मतों के बजाय अवलोकन, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ा संग्रह, सांख्यिकी विश्लेषण तथा वस्तुनिष्ठ जो निष्कर्षों पर आधारित होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फीचर्स क्या है। यूजेज एम्पिरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य प्रमाणों का उपयोग करता है ये। ठीक है, और इसमें क्या करता है, फॉलो करता है जो साइंटिफिक मेथड होता है किस तरीके से काम करता है इसकी बात हो रही है। तो फॉलो सिस्टमेटिक रिसर्च मेथड, जो व्यवस्थित अनुसंधान पद्धति है उसका पालन करता है। प्रोड्यूस करता है वेरिफिएबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, यहाँ पे सत्यापित एवं पुनरुत्पादित जो है परिणाम देता है। अप्लाइज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर इन्फ्रेंस, यहाँ पे निष्कर्ष निकालने हेतु सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करता है। और एग्जांपल के तौर पर एस्टिमेटिंग टोटल फर्टिलिटी रेट यूजिंग एनएफएचएस डेटा, एनएफएचएस डेटा का उपयोग करके टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना। फिर इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर है, अंतर विषयक जो प्रकृति है, जो पॉपुलेशन फिनोमेना कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू ए सिंगल डिसिप्लिन। ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन स्टडीज इंटीग्रेट्स knowledge from multiple social, biological and environmental sciences। ठीक है, जनसंख्या संबंधी जो घटनाओं को किसी एक विषय से नहीं समझा जा सकता, इसलिए जनसंख्या अध्ययन अनेक सामाजिक, जैविक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय विज्ञानों के ज्ञान को एकीकृत जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, फिर इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके विषय क्या है और इनका योगदान क्या है। सोशियोलॉजी में क्या है कि सोशियोलॉजी में फैमिली, मैरिज, सोशल चेंजेस, परिवार, विवाह, सामाजिक परिवर्तन को यहाँ पर मेजर किया जाता है। फिर इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो लेबर फोर्स, पॉवर्टी और इनकम, श्रम शक्ति, गरीबी और आय का जो है मेजरमेंट यहाँ पे किया जाता है पॉपुलेशन अध्ययन के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या किया जाता है, दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा है। ज्योग्राफी में क्या किया जाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन, जनसंख्या वितरण एवं प्रवास को जो है यहाँ पर देखा जाता है। सांख्यिकी में क्या किया जाता है, डेटा एनालिसिस और एस्टिमेशन किया जाता है, आंकड़ा विश्लेषण एवं अनुमान जो है यहाँ पर लगाया जाता है। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान में क्या है, फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, प्रजननशीलता और मृत्यु से संबंधित बातें होती हैं। जो पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य है, यहाँ पर क्या होता है, डिजीज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पर रोग एवं जीवन प्रत्याशा के बारे में यहाँ बात की जाती है। फिर पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान देखेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यहाँ पे जनसंख्या नीति एवं शासन,
फिर इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पे पर्यावरण विज्ञान, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या संसाधन जो संबंध है। फिर क्वांटिटेटिव नेचर इसका देखते हैं हम लोग। क्वांटिटेटिव नेचर में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टडीज इज हाईली क्वांटिटेटिव बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डेमोग्राफिक फिनोमेना इज मेजर्ड न्यूमेरिकली, ठीक है। जनसंख्या अध्ययन अत्यधिक मात्रात्मक है क्योंकि लगभग प्रत्येक जनसांख्यिकी घटना का संख्यात्मक मापन जो है किया जाता है। मेजर क्वांटिटेटिव मेजर जो है प्रमुख जो मात्रात्मक माप है। फिर पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, फर्टिलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, सेक्स रेशियो है, डिपेंडेंसी रेशियो है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और ये माइग्रेशन है, ठीक है। और एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज रिग्रेशन, लाइफ टेबल, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, सर्वाइवल एनालिसिस एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। यहाँ पे उन्नत सांख्यिकी विधियां जैसे प्रतिगमन, जीवन सारणी, प्रायिकता मॉडल, उत्तरजीविता विश्लेषण तथा जनसंख्या प्रक्षेपण का व्यापक जो है उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेचर क्या होता है, गतिशीलता का जो एक तरीके से प्रकृति है। तो पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देयरफॉर पॉपुलेशन स्टडीज इज डायनेमिक रादर देन स्टैटिक। तो यहाँ पे जनसंख्या निरंतर बदलती रहती है, इसलिए जनसंख्या अध्ययन स्थिर न होकर गतिशील होता है। देयर जो इनका डेमोग्राफिक एनालिसिस है वो किस तरीके से है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पॉपुलेशन है हमारी, ये पॉपुलेशन क्या है, इसमें जो बर्थ वाले हैं ये लोग इंटर करते हैं और डेथ वाले लोग बाहर जाते हैं। माइग्रेशन मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है, मतलब इमिग्रेशन यहाँ पे प्रवासन जो है वो बाहर जाते हैं और ये टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, या पॉपुलेशन सारी चीजें मिलके पॉपुलेशन बनाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब इसमें डायनेमिक जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम देखते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे फर्टिलिटी चेंजेस द नंबर ऑफ बर्थ, यहाँ पे प्रजननशीलता जो है संख्या को, जन्मों की संख्या को बदलती है। फिर मॉर्टेलिटी चेंजेस द नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे मृत्यु जो है जनसंख्या जो मृत्यु है, मृत्यु दर जो है मृत्यु की संख्या को प्रभावित करती है। फिर माइग्रेशन रिडिस्ट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन जियोग्राफिकली, तो यहाँ पे प्रवास जो होता है, जो माइग्रेट करते हैं लोग, जनसंख्या के भौगोलिक वितरण को जो है ये बदलने का काम करता है। तो कहीं कहीं देखेंगे जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है, कहीं कहीं जनसंख्या अचानक घट जाती है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन स्टडीज देयरफॉर फोकस ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम रेदर देन merely काउंटिंग पीपल्स। तो इसलिए जनसंख्या अध्ययन केवल लोगों की संख्या गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय के साथ होने वाले जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन करता है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल नेचर, यहाँ पे सार्वभौमिक जो प्रकृति है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन स्टडीज इज यूनिवर्सल बिकॉज एवरी कंट्री एंड एवरी सोसाइटी एक्सपीरियंसेस डेमोग्राफिक प्रोसेस सच एज बर्थ, डेथ, एजिंग, माइग्रेशन एंड फैमिली फॉर्मेशन। यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक देश और प्रत्येक समाज जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, प्रवास और परिवार निर्माण जैसी जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं का अनुभव करता है। Although demographic indicators vary across countries, the basic demographic principles remains universally applicable। यहाँ पे यद्यपि जनसांख्यिकी संकेतक जो है देशों के बीच भिन्न होते हैं, फिर भी मूल जनसांख्यिकी सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल जो नेचर है, विश्लेषणात्मक जो प्रकृति है, इसको कैसे देखेंगे, तो पॉपुलेशन स्टडीज डज नॉट merely describes population, it explains the cause and consequences of demographic changes। यहाँ पे जनसंख्या अध्ययन केवल जनसंख्या का वर्णन नहीं करता, बल्कि जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारण एवं परिणामों का विश्लेषण करता है। इसमें क्या क्या आता है, एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वाई फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग, प्रजननशीलता क्यों घट रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, जो जीवन प्रत्याशा है क्यों बढ़ रही है। वाई डू पीपुल माइग्रेट, लोग प्रवास क्यों करते हैं। वाई डू पॉपुलेशन एजिंग अकर्स, जनसंख्या वृद्धावस्था क्यों होती है। फिर दिस एनालिटिकल अप्रोच हेल्प
फॉर्मुलेट डेमोग्राफिक थियरीज एंड पब्लिक पॉलिसीज। यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जनसांख्यिकी सिद्धांतों एवं सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। कंपैरेटिव नेचर क्या होता है? तुलनात्मक जो प्रकृति होती है। पॉपुलेशन स्टडीज कंपेयर्स डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक अक्रॉस रीजन, कंट्रीज, सोशल ग्रुप एंड टाइम पीरियड। जनसंख्या अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों, देशों, सामाजिक समूहों तथा समय अवधियों के बीच जनसांख्यिकीय विशेषताओं की तुलना करता है। ठीक है। कंपैरिजन जो इंक्लूड करता है, तुलनाएं जो इसमें शामिल हैं, रूरल वर्सेस अर्बन, ग्रामीण वर्सेस नगरी, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, फिर मेल फीमेल के बारे में, रिच पुअर के बारे में, हिस्टोरिकल या कंटेम्प्रेरी जो समकालीन जो चीजें होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कंपैरेटिव नेचर में। ठीक है। तो कंपैरेटिव जो नेचर होता है, तुलनात्मक जो विश्लेषण होता है, जनसांख्यिकी जो असमानताओं तथा क्षेत्रीय विविधताओं की पहचान करने में सहायता करता है ये। ठीक है। फिर इसका सोशल नेचर देखेंगे तो सोशल नेचर में क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है इज फंडामेंटली अ सोशल फिनोमेना बिकॉज डेमोग्राफिक बिहेवियर इज शेप्ड बाय कल्चर, कस्टम्स, रीजन्स, एजुकेशन, फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। जनसंख्या मूलतः एक सामाजिक घटना है क्योंकि जनसांख्यिकी व्यवहार, संस्कृति, परंपरा, धर्म, शिक्षा, परिवार तथा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित होती है। फिर सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन क्या है? तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारक हैं वो क्या है? मैरिज कस्टम्स, विवाह परंपराएं हैं, फैमिली साइज प्रेफरेंसेस है, परिवार आकार की जो पसंद है, वुमेन एजुकेशन है, फिर जेंडर नॉर्म्स हैं, अर्बन लाइफ स्टाइल है। फिर इस तरीके से देखेंगे तो जो समाज है वो एक तरीके से जो यहाँ पे समाज है, डेमोग्राफी है, वो बिहेवियर कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो मतलब जब तक हम सोसाइटी को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम परिवार के किसी भी डेमोग्राफी को, किसी भी जो क्षेत्र में रह रही जनसंख्या है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वहां के समाज को समझना बहुत जरूरी होता है। समाज का मतलब जैसे हो गया कि जैसे साउथ में देखेंगे तो जो कजिन्स होते हैं, कजिन्स जो मैरिज होती है एक तरीके से जो मामा और भांजी की जो शादी होती है वो सबसे बेस्ट शादी वहां मानी जाती है। यही नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे देखेंगे तो वहां पर मल्टी जो मतलब एक तरीके से कहा जाए बहु पति प्रथा है। कई महिलाएं जो है कई के पुरुषों से शादी करती हैं, कई ऐसे समाज हैं। फिर एक जगह ऐसी जगह है जहां पर एक आदमी कई महिलाओं से शादी करता है। तो ये अलग अलग समाज है, अलग अलग तरीके के समाज हैं। उनको हमें इस तरीके से जब हम इनके बारे में अध्ययन करना होता है कि उस समाज का पैटर्न कैसा है। सामाजिक विज्ञानी जो होते हैं वो किसी भी बीमारी के बारे में अगर अध्ययन करना होता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके पूरी हिस्ट्री के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद उसका अध्ययन शुरू करते हैं कि वो चीजें जो है किस तरीके से वेरी कर रही हैं, किस तरीके से वो समाज जो है डेवलप कर रहा है। ठीक है। फिर इकोनॉमिक नेचर में देखते हैं तो सबसे पावरफुल नेचर आज के समय में एक तरीके से कहा जाता है यही है कि पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को यहाँ पर ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं ईच अदर कंटिन्यूअसली। तो जनसंख्या और अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे को निरंतर जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसमें कैसे प्रभावित करते हैं? तो इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या होता है? लेबर सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, कंजम्पशन, सेविंग और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इसको देखेंगे तो ये एक तरीके से ट्रेंड बताता है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से है। ठीक है। ये शायद आज थोड़ा सा अस्पष्टता होगी, छोटा लेटर हो गया है। आगे से हम प्रयास करेंगे कि इसको कह देंगे, बढ़ा देंगे इनकी साइज तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा। फिर स्पार्शियल जो नेचर है, स्थानिक जो नेचर है, तो पॉपुलेशन जो है क्या है कि इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ज्योग्राफिकल स्पेस। जनसंख्या जो है भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं होती है। ठीक है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय वितरण, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रामीण नगरी जो वितरण है, फिर मेट्रोपॉलिटन जो ग्रोथ है, फिर माइग्रेशन जो कॉरिडोर है। इस तरीके से देखेंगे जिसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ध्यान में रखिएगा इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसमें हैव स्ट्रेंथ द स्पार्शियल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में जनसंख्या के स्थानिक विश्लेषण को और अधिक जो है यहाँ पर मापा जाता है। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नेचर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो है जो नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग होती है उससे रिलेटेड होता है, और इसमें इसके जो विकास के एरिया होते हैं इसमें एजुकेशनल प्लानिंग होती है, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हाउसिंग पॉलिसी होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पॉलिसी ओरिएंटेड देखेंगे तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती है, जो सरकारें सार्वजनिक नीतियां बनाते समय जनसांख्यिकीय प्रमाणों को अत्यधिक इस पर निर्भरता होती है वो होती है, और इसमें क्या होती है फैमिली प्लानिंग कैसे मतलब परिवार नियोजन के लिए, फिर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए, फिर एजिंग पॉलिसी के लिए, माइग्रेशन पॉलिसी, अर्बन डेवलपमेंट, सोसाइटी जो सोशल सिक्योरिटी है, इन सब के लिए जो है यहाँ पर देखेंगे तो इसको पॉलिसी ओरिएंटेड जो है चीजें कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रिडिक्टिव नेचर। प्रिडिक्टिव नेचर का मतलब पूर्वानुमान, कैसे हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या अध्ययन केवल वर्तमान का अध्ययन नहीं करता, वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन नहीं करता, यहाँ पे जनसंख्या लिख लीजिएगा, वर्तमान जनसंख्या का अध्ययन नहीं करता बल्कि भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जैसे प्रोजेक्शन, जनसंख्या का प्रक्षेपण क्या है कि बढ़ेगी घटेगी, फिर प्रिडिक्शन टेक्निक्स जो यहाँ पे हैं इसको देख रहे हैं, कोहर्ट कंपोनेंट मेथड, फिर लाइव टेबल मेथड, फिर मैथमेटिकल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये अलग अलग मॉडल्स के बारे में के माध्यम से बताया जाता है कि जनसंख्या हमारी बढ़ेगी घटेगी किस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड नेचर। अप्लाइड नेचर में क्या करते हैं, जनसंख्या अध्ययन केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसके व्यापक जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग कैसे हैं इसको देखिए, पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिजीज सर्विलांस करते हैं, रोग निगरानी करते हैं। इंश्योरेंस में क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एस्टिमेट करते हैं। फिर मार्केटिंग में क्या करते हैं कि कंज्यूमर सेगमेंटेशन करते हैं, उपभोक्ता वर्गीकरण करते हैं। एजुकेशन में क्या है कि अगर स्कूल डिमांड करते हैं फोरकास्टिंग को। अर्बन प्लानिंग में क्या करते हैं, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को जो है यहाँ पे महत्व देते हैं। फिर नोमैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है पॉपुलेशन स्टडीज हैज बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नोमैटिक डायमेंशंस। तो जनसंख्या अध्ययन प्रकृति जो है वर्णनात्मक और मानकात्मक जो है दोनों होती है। तो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव कैसे होती है, डिस्क्रिप्टिव इसमें क्या किया जाता है, डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को। जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का जो है वर्णन किया जाता है। नोमैटिक में क्या करता है, यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पॉलिसीज फॉर इंप्रूविंग डेमोग्राफिक कंडीशन सच एज रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड अचीविंग सस्टेनेबल फर्टिलिटी। यहाँ पे शिशु मृत्यु कम करने या सतत प्रजनन स्तर प्राप्त करने जैसी जनसांख्यिकी स्थितियों में सुधार नीतियों का सुझाव यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडीज जो है जनसंख्या अध्ययन है वो किस तरीके से होती है, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक, अंतर विषयक, इंटर डिसिप्लिनरी, क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, डायनेमिक होती है, एनालिटिकल होती है, कंपैरेटिव होती है, सोशल होती है, इकोनॉमिक होती है, स्पार्शियल होती है, प्रेडिक्टिव होती है, और पॉलिसी ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास रही है, और अगली क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इसके जो अन्य जो फैक्टर्स हैं हिस्ट्री के और उनके डेवलपमेंट के किस तरीके से वो फैक्टर काम करते हैं। आगे के जो मतलब टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा और हम प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा सा कुछ ग्राफिकल बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो लेंदी है। ठीक है, तो उसको हम ग्राफिकल बनाने का प्रयास करेंगे, उसको हम एआई टूल्स का यूज करके जो है मतलब, क्योंकि अब तो एआई का जमाना आ गया है, बिना एआई के कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पारंपरिक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया कि टीचर आता था क्लास में पढ़ा के चला जाता था, लड़कों को बोल देता था कि इसको तैयार करो, रटो, जो भी करो। लेकिन अब समझने का और एनालिटिकल थिंकिंग का समय है, तो हम उसको जो है विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे आगे से। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पे रोकते हैं, कल वाली क्लास से हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।